हे एवरीवन, आज मैं आपको आइडल वल्नरेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। आइडल वल्नरेबिलिटी होता क्या है, हाउ आइडल वल्नरेबिलिटी इम्पैक्टफुल, हाउ टू प्रिवेंट आइडल वल्नरेबिलिटी, और आइडल वल्नरेबिलिटी एग्जिस्टिंग क्यों करता है सिस्टम में। ओके, तो लेट्स गेट्स ऑन द स्क्रीन। आइडल आइडल स्टैंड फॉर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं। इनसिक्योर का मतलब हो गया किसी तरह का थ्रेट। डायरेक्ट का मतलब हो गया विदाउट नो क्रेडेंशियल्स। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया, वह ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट, आई मीन आपका फाइल्स हो गया, डॉक टाइप एलिमेंट, या कोई बैंक का डिटेल्स हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। रेफरेंसेस रेफरेंसेस का मतलब हो गया हाउ, कॉल कैसे हो। ओके, आइडर को एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये हमारा यूजर 1 है, ठीक है, और ये हमारा यूजर 2 है, ठीक है, और ये हमारे पर यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स है, मल्टीपल आईडी से, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स से मल्टीपल आईडी से। ओके, ये ID 1 हो गया, ID 2 हो गया, ID 3, ID 4 एंड ID 5। ओके, ID 3। ओके, तो ये हमारा यूज़र 1 है और ये हमारा यूज़र 2 है, और यहाँ पर हमारा आईडी है। ओके, तो यूज़र 1 अपने डेटा को ही एक्सेस कर सकता है। ओके, यूज़र 1 अपने डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो ही कैन एक्सेस देयर ओन डेटा। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र 2 आ रहा, यूज़र 2 वांट्स टू एक्सेस देयर डेटा, so he can access their own data, no problem. But what happen if user want, मतलब यूज़र 1 चाहता है कि मुझे 4 का डेटा देखना है कि 4 यूज़र कौन है, और यूज़र 2 चाहता है कि मुझे 1 का डेटा देखना है कि यूज़र 1 कौन है। ये तो पॉसिबल नहीं है। किसी और यूज़र पर हम डेटा दिखा नहीं सकते, तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर क्या हो, यहाँ पर यूज़र जो 1 है, वो यूज़र 4 का डेटा देख पा रहा है। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल हो गया, और यूज़र 2 यूज़र 1 का डेटा देख पा रहा है। आप बोलोगे हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो पॉसिबल कैसे हुआ, आपको एक पैरामीटर चेंज किया, मॉडिफाई किया। अब एक पैरामीटर होता क्या है, सी यूआरएल सेक्शन का यूआरएल है ये https डेटा पर तो आप कम। ओके, यूजर ID इक्वल टू 1, ये आपका पैरामीटर हो गया। ठीक है, पैरामीटर, ठीक है, यहाँ पर ID लिखा है, ठीक है, ID इक्वल टू 1। तो यूज़र 1 का जो है, यूज़र 1 का ID ये है, तो यूज़र 1 का डेटा एक्सेस करेगा। अगर यहाँ पर ID इक्वल टू 2 लिखा होता तो यूज़र 2 अपना डेटा 2 एक्सेस कर पाता। लेकिन यूज़र 1 चाहता है कि मुझे यूज़र 4 का डेटा मिले, तो यहाँ पर यूज़र 1 अपने ब्राउज़र में ID इज इक्वल टू 4 लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीटर में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, मतलब यूआरएल में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। तो यूज़र 1 अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। सेंड रिक्वेस्ट करने के बाद डेटाबेस के पास जाएगा, और डेटाबेस से रिटर्न बैक आएगा यूज़र 1 को। तो यहाँ पे यूज़र 1 को यूज़र 4 का पूरा डेटा यहाँ पर भेजेगा। अगर ओके, यूज़र 4 का पूरा यहाँ पर यूज़र 4 का पूरा यहाँ पर डेटा यूज़र 1 को मिल जाएगा।
और अगर यूज़र 2 चाहता है मुझे यूज़र 1 का डेटा देखना है, तो यूज़र 2 क्या करेगा, यहाँ पर अपने ब्राउज़र में यूज़र 2 1 लिखेगा, तो 1 से क्या होगा, यूज़र 2 का रिक्वेस्ट डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस से रिक्वेस्ट यूज़र 2 को आएगा और 2 ईजिली यूज़र 1 का डेटा एक्सेस कर पाए। ओके, यूज़र 1 का डेटा एक्सेस कर पाए। इसको ही हम आइडर वल्नरेबिलिटी कहते हैं। कि बाई चेंजिंग द पैरामीटर्स यू कैन एक्सेस अनदर यूजर डेटा। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो बैकएंड में कुछ होता नहीं है क्या, मतलब आइडर वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट ही क्यों करता है, तो डेटाबेस से जाता है, डेटाबेस से लिखा है, तो डेटाबेस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है क्या। सो इसका सोल्यूशन जानने से पहले एक बात समझिए, वन मोर टॉपिक अंडरस्टैंड। दो इम्पॉर्टेंट है, आपने सुना होगा ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ओके, और ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, वेरीफाइंग, वेरीफाइंग हु यू आर, मतलब मैं खुद को वेरीफाई कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर लॉगिन पेज आता है, तो लॉगिन पेज में आप अपना यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं। ठीक है, और वो यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ पर जाता है, सर्वर के पास, सर्वर से डेटाबेस में चला जाता है, डेटाबेस में मिलियंस ऑफ यूजर्स आते हैं, वहाँ पर आपका यूज़र नेम पासवर्ड चेक करेगा, तो आपको वेरीफाई करेगा। ओके, तो ये यूज़र 205 है और इसका नाम है एलेक्स। ओके, वेरीफाई हो गया, ये तुम एलेक्स हो। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइंग हु यू आर। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, सी, ऑथराइज का मतलब होता है प्रॉपर परमिशंस। अब बोलोगे प्रॉपर परमिशन क्या होता है, प्रॉपर परमिशंस। अब ये क्या होता है प्रॉपर परमिशन, एग्जाम्पल समझो, आप टीचर हैं, ठीक है, टीचर के लिए क्या है, स्टाफ रूम। ओके, आप टीचर है, आपके लिए स्टाफ रूम है, आप टीचर है तब जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल के चेयर पर बैठ नहीं सकते। ओके, तो आपको परमिशन नहीं है, तो इस तरह ऑथराइजेशन होता है परमिशन। जो यूज़र है उसको सर्टेन प्रिविलेजेस मिलता है कि मतलब आप ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं और ये डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्या हो, यूज़र अनऑथराइज डेटा भी एक्सेस कर पाए, तो वहाँ पर ऑथराइजेशन फेल हो जाता है। ओके, सिंपल टर्म्स यही है, ऑथेंटिकेशन का मतलब है वेरीफाइंग वो हु यू आर, और ऑथराइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर परमिशंस। तो अब बोलोगे भैया एग्जिस्ट ही क्यों करता है आइडल वल्नरेबिलिटी, बैक एंड में क्या होता है, तो समझो यहाँ पर ये जो हमारे डेवलपर भाई साहब रहते हैं ना, डेवलपर, ठीक है, और ये हमारा जो डेटाबेस रहता है यहाँ पर। ओके, तो डेटाबेस में डेटा किस तरह सेव होता है, डेटाबेस में डेटा सेव होता है टेबल के फॉर्मेट में, जो टेबल के फॉर्मेट में डेटा सेव होता है। ये हमारा आईडी हो गया, और आईडी में ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, ID 6। सो गया 6 IDs मैंने लिख दिया, और यहाँ पर अपना एक नेम भी लिख देते हैं, यूज़र नेम, यूज़र नेम लिख देते हैं, और नाम लिख देते हैं एलेक्स, जॉन, डेव, प्रिया, सोनल, सुमित्रा। ये हमारा यूजर का नाम है। और कौन चाहिए, और पासवर्ड, इनका पासवर्ड भी चित्र रही है, तो पासवर्ड लिख देते हैं एलेक्स एट दी Alex 1 2 3, और जॉन 1 2 3, डेव
1 2 3 और प्रिया 1 2 3, सोनल 1 2 3 और सुमित्रा 1 2 3 इनर पासवर्ड हो गया। ठीक है, क्या हो, ठीक है। तो हमारे यूज़र यानी तुम यानी आप आप क्या कर रही हो? आप क्या करेंगे? या वेबसाइट है, मतलब आप क्या कर रही है? वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा डेटाबेस के पास, और डेटाबेस अपने क्वेरी में चेक करेगा अगर आप यूज़र 4 5 तो आप क्या करेंगे? वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट में जाने के बाद वेबसाइट से डाटा जाएगा, वेबसाइट से आपका रिक्वेस्ट जाएगा डेटाबेस के पास, डेटाबेस चेक करेगा यूज़र 5 कौन है। तो डेटाबेस में क्वेरी चेक होगा कि यूज़र 5 हमारी सोनल मैडम है, तो सोनल मैडम, तो सोनल को यहाँ पर यूज़र सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर सोनल वेबसाइट में लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इसने क्रिएट किया था URL, दैट्स वी नीड टू सी URL किस टाइप का आया था पे http .example.com, ठीक है, और यूज़र ID = 5। तो हमारा रिक्वेस्ट एक क्रिएट हुआ था, ये पूरा URL हमारा क्रिएट हुआ था रिक्वेस्ट भी, ओके। ID = 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको चेंज कर दिया, फाइल निकाल के मैंने 4 कर दिया। मैं तब तो ये जो मेरा 4 रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट भी मेरा किसके पास जाएगा? डेटाबेस के पास। और डेटाबेस में जाने के बाद फ़ोन नंबर पे कौन है? तो प्रिया मैडम है, तो प्रिया मैडम का पूरा डिटेल मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे बैकएंड में क्या हो रहा है, इसने ऑथेंटिकेट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है। यहाँ पर ऑथराइजेशन इज मिसिंग, ऑथराइजेशन इज मिसिंग, मतलब ये ऑथराइज ही नहीं कर पा रहा है कि आप वैलिड यूज़र हो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए, या वैलिड यूज़र है ही नहीं हो तुम, ये प्रॉपर यहाँ पे ऑथराइज ही नहीं कर पा रहा है। तो हमारे डेवलपर भाई साहब क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग क्यों करते हैं, मतलब यहाँ पर डेवलपर क्या सोचते हैं, जो यूज़र है वो सिर्फ अपना ही डेटा एक्सेस करेगा, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी के थ्रू ही यूज़र का डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर हमारे भाई साहब क्या करते हैं, ओनली ऑब्जेक्ट आईडी पर रेफरेंस लेते हैं, मतलब यूज़र अपना ही डेटा एक्सेस करेगा, किसी और का डेटा एक्सेस नहीं करेगा थ्रू आईडी। अगर तो मैंने यहाँ पे आईडी चेंज किया तो दूसरे यूज़र का भी मैं डेटा एक्सेस कर पा रहा हूँ, ओके। इसीलिए आइडियल वल्नरेबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और इन केस अगर आइडियल वल्नरेबिलिटी को और सिंपल वे में आपको समझाऊँ, तो आइडियल वल्नरेबिलिटी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आइडियल वल्नरेबिलिटी का बैंकिंग एप्लीकेशन, तो बैंकिंग एप्लीकेशन में क्या होगा, ये अकाउंट होल्डर एलेक्स, इधर, और यहाँ पर अकाउंट होल्डर एक और आ गया, देवपा, ओके। तो यहाँ पर एलेक्स का जो URL है, मतलब अगर ये एलेक्स वेबसाइट में जाकर लॉगिन करेगा अपने अकाउंट पे एक्सेस करने के लिए, अपने डेटा सीखने के लिए, तो एलेक्स का वेब ब्राउज़र में उसका पैरामीटर आएगा, क्या है उसका पैरामीटर, HTTP
एस www.banking.com uses ID इक्वल टू 23। मतलब मैंने आपको इससे पहले बताया था, मतलब डेटा कहीं से होता है डेटाबेस में, इससे पहले बताया डेटाबेस में डेटा कैसे होता है टेबल के फॉर्मेट में, यूनिक आईडी, यूनिक आईडी 1 का एलेक्स, 2 का जॉन, 3 का देव, 4 का प्रिया, 5 समथिंग समथिंग। इसी तरह बैंकिंग में भी होता है। बैंकिंग एग्जाम्पल में एलेक्स का आईडी है 23। ओके, एलेक्स अपना फुल डेटा यहाँ पर एक्सेस कर सकता है, यहाँ पर अपना फुल डेटा एक एलेक्स का डेटा पूरा यहाँ पर आ जाए, एलेक्स का डेटा विथ अकाउंट नंबर, नेम हो गया, बैलेंस, एवरीथिंग यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अटैकर, मैंने क्या किया, मुझे एलेक्स से डेटा नहीं रखना, एलेक्स से 23 आ गया तो मैं 22 कर दूँ ना, 22 का डेटा किसका है, तो मैंने रिक्वेस्ट दिया डेटाबेस को, डेटाबेस ने मुझे ऑथराइज़ किया ही नहीं कि प्रॉपर यूज़र है कि नहीं है इस डेटा को एक्सेस करने के लिए, सिर्फ ऑथराइज ही किया, मैंने भेज दिया डेटाबेस को, डेटाबेस से मुझे किसका आया डेटा, डेव का पूरा डेटा आ गया, उसका यूज़र नेम, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस, एवरीथिंग मेरे पास आ गया। दिस इज़ सो सिंपल, आई डोंट वांट अबिलिटी, यू कैन इजीली फाइंड। तो इससे क्या होगा, आपका बैंक डिटेल एक्सपोज हो जाएगा, आपका अकाउंट नंबर एक्सपोज हो जाएगा, और आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एक्सपोज हो जाएगा। सिर्फ एंड एक छोटा सा यूआरएल टैम्पर करने दो, पैरामीटर टैम्परिंग इसे बोलते हैं, पैरामीटर टैम्परिंग करने से डिटेल एक्सेस कर पा रूम। सो फिर आपको एक क्वेश्चन आएगा, अगर यूआरएल में आईडी नहीं दिखा रहा है, टैम्परिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे। ये सिंपल कुछ भी नहीं करना है, जो आपका रिक्वेस्ट है वेब के, आपको सिंपली वर्कशॉप में कैप्चर करना है, और वर्कशॉप में आपको फाइंड आउट करना है आईडी कहाँ है। तो आईडी से यूआरएल में थोड़ा मिलेगा, आईडी से आपको हेडर सेक्शन में मिलेगा, आप कहीं कहीं पे कहीं जगह पे मिलेगा आपको आईडी, तो आपको आईडी ढूंढना कि आईडी मिलेगा, यहाँ पर भी आपका आईडी मिल पाए पॉसिबल ही, तो आप चेक कीजिए वो प्रॉपर मिलेगा। एंड ये तो हो गया, तो आपने जान लिया, तो आईडी वल्नरेबिलिटी आपको समझ में आ जाए। एंड नाउ second part, and next part is types of IDOR। IDORs के भी types है, IDORs are 2 types। first one is horizontal IDOR, and second one is vertical IDOR। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल आइडर एंड सेकंड वन इज वर्टिकल आइडर। हॉरिजॉन्टल आइडर क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल आइडर में क्या होता है, तो ये समझिए, हॉरिजॉन्टल आइडर में ये आपका पूरा, ये समझिए ये आपका सिस्टम है, एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ये समझिए आपका सिस्टम है, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। तो लैपटॉप में आपका क्रोम अकाउंट होता है, लैपटॉप में, ठीक है, लैपटॉप में क्रोम एप्लीकेशन होता है, ठीक है। क्रोम एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा ऑप्शंस होगा, ठीक है, डेस्क ऑप्शन होगा, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, तो आप मल्टीपल जीमेल्स ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़र 1 को ऐड किया, यूज़र 1 किसका है, एलेक्स का है, ठीक है, यूज़र 1 एलेक्स का है, यूज़र 2 किसका है, देव का है, और यूज़र 3 किसका है, प्रिया का है, ठीक है। मैंने 3 यूज़र ऐड किया, क्यों, एलेक्स का अपना क्रोम हिस्ट्री अलग होगा, देव का अलग होगा क्रोम हिस्ट्री, प्रिया का अलग होगा, ठीक है। ये पूरा एक लैपटॉप है जिसमें मल्टीपल यूजर्स हैं,
इसको भी सेम परमिशन है, एलेक्स को भी सेम परमिशन है, देव को भी सेम परमिशन है और प्रिया को भी सेम परमिशन है। एलेक्स अपना तो क्रोम एप्लीकेशन का डेटा एक्सेस कर सकता है, उसका जितना डिटेल्स रहेगा उसी में रहेगा। देव अपना एक्सेस करेगा और प्रिया अपना एक्सेस करेगा। लेकिन क्या होगा, अगर एलेक्स ने प्रिया का डेटा एक्सेस करना चाहा तो सिंपली जाएगा क्रोम एप्लीकेशन खोलेगा और प्रिया का जहाँ पर भी अकाउंट होगा डबल क्लिक देगा, पूरा डेटा एक्सेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन सिंगल सिस्टम जब मल्टीपल यूजर्स को सेम परमिशंस असाइन है। सेम परमिशन मतलब सेम ऑथराइजेशन फुल गिवन है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यही होता है हॉरिजॉन्टल वल्नरेबिलिटी। सिंपली बताता हूँ, एवरी यूज़र हैज़ द सेम लेवल ऑफ परमिशन, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल आइडर वल्नरेबिलिटी। अब वर्टिकल आइडर वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वर्टिकल आइडर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सेम लेवल ऑफ परमिशन। वर्टिकल आइडर वल्नरेबिलिटी ना समझे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सैम्पल बता रहा हूँ। ये आपका कंपनी है, ठीक है, ऑफिस है आपका, okay? ऑफिस में एवरीवन हैज़ देयर ओन रोल। एम्प्लॉय रहता है ऑफिस में, एचआर रहते हैं, ओके, डेवलपर्स टीम भी रहता है, नेक्स्ट सेकेंडरी टीम भी रहता है, नेक्स्ट स्टाफ भी रहते हैं, नेक्स्ट और टेक्निकल स्टाफ, ओके। ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ओके। और इन सब डिपार्टमेंट का मल्टीपल डिपार्टमेंट, ओके। इन सब डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए हमारा एक और है एडमिन। एडमिन का मतलब इनसे ऊपर एक और एडमिन। एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉय ने यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, एडमिन है तो हमारे एम्प्लॉय साहब जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी कंपनी के पेज पर जाके, ये आपका कंपनी का वेबसाइट है और वेबसाइट में वर्ल्ड सेक्शन में कंपनी का वेबसाइट में कंपनी के वेबसाइट पे गए और उन्होंने कुछ सर्च किया https://company.com, ठीक है। और company.com सर्च करने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉय, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उसमें एडमिन भी आ जाएगा, एचआर भी आ जाएगा, पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे पूरे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़। और यहाँ पे क्या लिख दिया उन्होंने, एम्प्लॉय रोल, एम्प्लॉयज रोल, नो, एम्प्लॉय, कंपनी का नाम एम्प्लॉय, नेक्स्ट रोल के बारे में था यहाँ पर एम्प्लॉयज और, ठीक है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज लिखने के बाद और यूज़र आईडी इक्वलिटी 10, ठीक है। इतना बड़ा यूआरएल सेक्शन, इतना बड़ा यूआरएल आया, ठीक है, एम्प्लॉय एंटर किया, अंडरस्टैंड। एम्प्लॉय जो थे उन्होंने कंपनी के वेबसाइट विजिट किया, वहाँ पर उन्होंने एम्प्लॉयज़ रोल एम्प्लॉय इज आई डी 10, तो इजर आई 10 जब उन्होंने इंटर किया तो यहाँ पे इजर आई डी 10, इजर 10 का जो डेटा था और डेटा यहाँ पर आ गए। और अगर इसके इनकेस यहाँ पर मैं 20 करता हूँ तो 20 का डेटा आ जाए, ठीक है। लेकिन किसी ने सोचा ना, अगर यहाँ एम्प्लॉयज़ कंपनी का एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पर रोल है और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है, इसको चेंज करके मैं अगर एडमिन कर दी, एडमिन और यूज़र आईडी इक्वल टू
2 कर दिए। एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं क्या किया, रोल चेंज कर दिया, किससे, एम्प्लॉय से रोल चेंज पे मैंने एडमिन का रोल डाल दिया। एडमिन का रोल डाल के उसका यूज़र आईडी 2 कर दिए। ठीक है, अगर यूज़र आईडी 2 होगा समझ गए, तो यूज़र आईडी में 2 डाल दिया। जैसे मैंने यूज़र आईडी 2 डाला, मुझे यहाँ पर एडमिन का एक्सेस, यहाँ पर मुझे एडमिन का डेटा अब इस डेटा में क्या होगा, मुझे इसका पूरे डिटेल्स, ओके, डिटेल्स मिल जाएंगे, यूज़र नेम मिल जाएगा, अगर इनके पासवर्ड मिल गया तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यूज़र नेम पासवर्ड लॉग इन टू द एडमिन अकाउंट, बूम। मतलब यहाँ पर आप टोटली प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहे हैं। मतलब एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय कैन एबल टू गेट द एडमिन लेवल ऑफ परमिशन। ठीक है, आपको नॉर्मल एम्प्लॉय से आपको एडमिन लेवल का परमिशन मिल गया है, तो इसे ही बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके, तो आइडोर यही है वर्टिकल वल्नरेबिलिटी, वर्टिकल आइडोर वल्नरेबिलिटी, जहाँ पर एक नॉर्मल यूज़र गेट द प्रिविलेज ऑफ एडमिन लेवल। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी इन आइडोर वल्नरेबिलिटी। वर्टिकल आइडोर वल्नरेबिलिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी। अगर ये आपको मिल गया ना तो पैसे ही पैसे वहाँ पे। सो दिस इज अवर आइडोर वल्नरेबिलिटी। बात सुन लो, जितना आपको यह वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग हार्ड लगता है ना, उतना हार्ड है नहीं, लेकिन प्रॉपर रिसोर्सेस और गाइडेंस ना होने के कारण ही आपको हार्ड लगता है। सी सिंपली, कितना सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आइडोर वल्नरेबिलिटी में 2 टाइप्स का वल्नरेबिलिटी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल हाउ डेंजरस इट इज़, और आइडोर वल्नरेबिलिटी होता क्या है, हाउ सिंपली एक्सप्लेन आइडोर वल्नरेबिलिटी। सो अगर आपको इसके थ्रू ऐप सॉल्व करना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं लैब पे सॉल्व करवा दूंगा आपको आइडोर वल्नरेबिलिटी का। मीट यू टुमारो विथ अनदर वल्नरेबिलिटी।